नमस्कार, म कर्णचन्द। मुलुक कम्युनिकेसन प्रणाली डोटीद्वारा सञ्चालित मुलुक न्युज.com, मुलुक टिभी अन्तर्गत हामी मुलुक संवाद गर्दैछौँ र मुलुक संवादमा हामीले विभिन्न समसामयिक विषय प्रसङ्गमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण अतिथिका साथमा छलफल गर्दै आएका छौँ। आज हामीले एउटा विशेष यस्तो अतिथि निम्ति आएका छौँ। यस्तो अतिथिसँग संवाद गर्ने संयोग परेको छ जो चाहिँ विश्व पैदल यात्री हुनुहुन्छ, आज डोटीमा आइपुग्नु भएको छ। भारतको महाराष्ट्रबाट उहाँ यात्रा प्रारम्भ गर्नुभयो। बङ्गलादेश हुँदै नेपालको पूर्व कोशीको भ्रमण सकिसक्नु भएको छ र उहाँ सुदूरपश्चिम हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिमको डोटीमा यति बेला हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ रोहन अग्रवाल। उहाँले अहिलेसम्म 21,000 किलोमिटरको यात्रा गरिराख्नु भएको छ। उहाँ हिँड्दै यसरी विभिन्न खास गरी पर्यावरणको क्षेत्रमा उहाँ एउटा अभियन्ता हो। आपको स्वागत है। धन्यवाद कन्नाचंद जी। मुलुक संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कन्नाचंद जी। आपको यात्रा के विषय में थोड़ा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। दोस्तों पहले आप सब लोगों को धन्यवाद। जय नेपाल। मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। मैं भारत के महाराष्ट्र राज्य से आता हूँ। मेरे ज़िले का नाम नागपुर है। मेरी आयु भी 22 साल है और 3 वर्ष 5 महीने से मैं एक विश्व भ्रमण की पद यात्रा पे मैं निकला हूँ। वाराणसी की पवित्र धरती से वहाँ पे गंगा में स्नान करके जब मैं 18 साल की आयु का था तब यात्रा चालू किया था। वहाँ से चलते चलते भारत के हर एक जगह पे जाते हुए बांग्लादेश के हर जगह जाते हुए मैं आपके नेपाल में भी 1 साल पहले कोशी प्रदेश कर चुका हूँ। अभी आपके सुदूर पश्चिम राज्य में हूँ। ये मेरा चौथा जिला है सुदूर पश्चिम राज्य का, डोटी में, सिलगड़ी में, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। ये जो मैं यात्रा करता हूँ, यात्रा में तकरीबन 21,000 किलोमीटर पद यात्रा कर चुका हूँ और कभी कभी लिफ्ट भी लेता हूँ। लेकिन लिफ्ट कोई भी ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में या एयरप्लेन में नहीं लेता हूँ। जो भी रास्ते में वाहन चलते हैं उनको हाथ दिखाता हूँ। कोई प्राइवेट अगर व्हीकल रहता है, लिफ्ट देते हैं तो लिफ्ट ले लेता हूँ, नहीं तो पैदल चलते रहता हूँ। ये जो यात्रा करता हूँ, यात्रा करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो पर्यावरण के बारे में है, वातावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। आज हम सबको मालूम है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन आज कितना बड़ा समस्या चल रहा है। आज पूरे विश्व भर में जलवायु परिवर्तन के कारण कितनी सारी समस्या आज हमको उठानी पड़ रही है। वो क्लाइमेट में चेंज हो, कभी वो साइक्लोन हो, कभी अर्थक्वेक हो, कभी वो फ्लड हो, या अलग अलग जो समस्या आज हमारे सामने में है। कोई वायरस के रूप में आता है, कभी हमारे खाने के रूप में, कभी अलग अलग रूप में। और ये जो समस्या है ये आज दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। इसको आज हमको समझना बहुत अत्याधुनिक आज ज़रूरत है। इसके बारे में लोगों को समझाने के लिए और बताने के लिए मैं ये यात्रा करता हूँ। यात्रा के क्रम में आपने कौन कौन जिला से आए और क्या पाया, उसमें क्या देखा? मैं अभी जैसे कि अभी आपके नेपाल में ये मैं आपको बताऊं तो मेरा 10वां जिला है तकरीबन। कोशी प्रदेश में 6 जिले जा चुका हूं। सुदूर पश्चिम में मैं दारचूला से प्रवेश किया था, फिर वहां से बैटरी ददलदुरा होते हुए यहाँ पे आपका डोटी में पहुँचा थे। तो जहाँ पे अभी जितना भी मैं अभी नेपाल में आया हूँ, मैंने ये महसूस किया कि एक तो लोग बहुत एक मतलब थोड़ा साइड में जाके लोग बहुत बढ़िया है। यहाँ के लोग बहुत बढ़िया, एकदम खुश मिजाज के, फ्रेंडली और हेल्पफुल लोग। इतने बढ़िया लोग दुनिया में कहीं कम ही जगह मिलते हैं। वैसे लोग मेरे को यहाँ पे नेपाल में मिले, और ख़ास तौर पे यहाँ पे कोटी में, डोटी में और सुदूर पश्चिम में। और यहाँ पे कोई एक खास बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे मतलब लगता नहीं है हम कि भारत में और नेपाल में कोई फ़र्क लगता है। जो लोगों की मैत्रीता है, जो भाषा में एकता है, ऐसा नहीं लगता है कि नेपाली भाषा और हिंदी भाषा कोई अलग है। लगता है बहुत सिमिलर सी है। और ज़्यादा लोग यहाँ पे हिंदी भी आती है। और ज़्यादा मैं तो जो महाराष्ट्र राज्य की आपको उल्लेख कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं अगर नेपाल के ज़्यादातर लोगों से बात करता हूँ कि आप कहाँ भारत में गए हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुंबई गए, पुणे गए, नागपुर गए। तो हमारे राज्य में तो बहुत लोग आपके नेपाल के लोग आए हैं। बहुत सारे लोगों को तो मराठी भी आती है, हमारी लोकल जो भाषा है वो भी बहुत लोगों को मेरे से अच्छी आती है। ऐसे लोग भी है। तो ये सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो नेपाल के ये जो क्षेत्र में अभी मैं जो यात्रा कर रहा हूँ, हर जगह पे जंगल का तो आभार है। खास तौर पे डोटी जिले में, ददलदुरा जिले में तो सब लोगों को मालूम है कितना प्रसिद्ध है पर्यावरण के क्षेत्र में। हर जगह में आप देखेंगे तो हरियाली ही हरियाली, पहाड़ी पहाड़, जंगल ही जंगल। पास में ही कप्तड़ नेशनल पार्क है, चूँकि कप्तड़ बाबा आए थे भारत से जो यहाँ पे, फिर बाद में कप्तड़ नेशनल पार्क उनके नाम से जाना गया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंस का जगह है जहाँ पे पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत लोग जानकार भी है, पर्यावरण के बारे में सोचते भी, और पर्यावरण बहुत अच्छे से खुल फिर रहा है यहाँ पे। बस यही है कि आज हमारी युवा जनरेशन को भी इस बारे में सोच रखना चाहिए पर्यावरण के बारे में, क्योंकि आज हमारे जो पूर्वज और जो बड़े लोग हैं उन्होंने तो पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारा देश का, दुनिया का भविष्य है, उनको भी इस बारे में समझना और जानना और उसको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने दारचूला, बैतडी, डडेलधुरा, डोटी का सफ़र किया ना जी।
इस बात में पर्यावरण के क्षेत्र में क्या करना ज़रूरी देखा आपने? जी, क्या देखा? मैंने मुख्य तौर पे ये महसूस किया कि यहाँ पे जो प्लास्टिक की थैली और इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, जिसका हम कोशिश करें तो स्थानीय सरकार और लोग अगर कोशिश करें तो इसको कम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि प्लास्टिक एक बार जब हम यूज़ कर लेते हैं तो उसका उपाय कुछ नहीं है। आप तो इसको सेग्रीगेट कर सकते हो, लेकिन सेग्रीगेट करने के बाद भी वो बहुत कम रिसाइकल होता है। साथ ही साथ उसको इकट्ठा करना, एक जगह पे डंप यार्ड बनाना, वो भी एक दिक्कत है। अगर उसको जानवर खाते हैं तो भी दिक्कत है। अगर वो पहाड़ के अंदर जाएगा तो ज़मीन को ख़राब करेगा। तो हर दृष्टिकोण से वो ख़राब है और इसको बहुत आसानी से प्लास्टिक को प्रयोग करना नहीं चाहिए। देखिए, हर चीज़ में तो प्लास्टिक को बंद नहीं कर सकते, लेकिन कोई कोई चीज़ें है जहाँ पे हम बंद कर सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की थैली है, प्लास्टिक की बोतल है, हमारे टिश्यू पेपर, जैसे कि टिश्यू से भी बहुत आज पेपर कटते हैं, पेड़ कटते हैं। जैसे मैं जब भी जाता हूँ, अपना जो टिश्यू है, अपना जो ये नैपकिन हरदम कैरी करता हूँ कि टिश्यू भी यूज़ ना हो, क्योंकि टिश्यू भी कितने सारे पेड़ों को कटने का आज कारण बन रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो अपने जीवन में होती है, आज हम कोशिश करें तो कम हो सकता है। जैसे कि प्लास्टिक की स्ट्रॉ भी होती है, अनजाने जाने में कितने सारे लाखों स्ट्रॉ हम यूज़ कर लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। ऐसी छोटी छोटी समस्या अगर हम सोचें तो कम हो सकती है, ज़रूर हो सकती है। और मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखा कि जो कि आपके ये राज्य में, आपके देश में होता है कि नहीं होता है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैंने बहुत अच्छी खूबसूरती से देखा कि यहाँ पे केले के बहुत सारे पेड़ हैं। जब मैं सुदूर पश्चिम में घूमा, बहुत केले के पेड़ देखा हम, लेकिन यहाँ पे मैंने केले के पत्ते पे लोगों को खाते हुए नहीं देखा। हमारे केरला एक राज्य है, तमिलनाडु राज्य है, वहाँ पे केले के पत्ते को काट के उसके ऊपर खाना खाते हैं लोग। जैसे कि डिस्पोजल अभी यूज़ करते लोग, तो डिस्पोजल यूज़ नहीं करते वहाँ पे केले के पत्ते को काट के उस पर खाना खाते। तो केले का पत्ता भी यूज़ हो जाता, ऑर्गेनिक है, उसको कहीं पर ही फेंक दो, सस्ता भी हो गया, सस्ता भी है, नेचर में डिजॉल्व हो गया, तो इसलिए प्लास्टिक भी बचता है। तो ये अगर सरकार या लोग चाहे तो उसको व्यापार बना के आय का मतलब पैसा भी मिलेगा, पर्यावरण भी बचेगा और अच्छा भी होगा। जो आप ये अभियान चलाना चाहते हो, चाह रहे हो और वो शुरू कर रहे हो जी, चल रहे हो, ये कैसे दे रहे हो संदेश आम पब्लिक को? कैसे संदेश दे रहे हो? मुख्य तौर पे जो संदेश देने का मेरा तरीका है, कार्यक्रम क्या क्या कर रहे हो? ये स्कूलों में, खास तौर पे स्कूलों में और कॉलेज में। स्कूलों कॉलेज के बाद पब्लिक प्लेस में भी जाके से अलग अलग जगह पे थोड़े लोगों को गठित करके वहाँ पे बात करते हैं। सामाजिक प्रतिनिधि जो होते हैं, जैसे कोई मेयर होते हैं, कोई एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, कोई सीडीओ होते हैं, कोई अलग अलग प्रशासन के लोग होते हैं, उनको भी मिलते हैं साथ ही साथ। लेकिन खास तौर पर जो फोकस है वो स्टूडेंट पे है, युवाओं पे है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जैसे आपको पहले होता है, युवा ये देश को, दुनिया को बदलने की और अच्छे तरीके से शेप करने की शक्ति रखता है। अगर युवा को इसके बारे में सही गाइडेंस दिया जाए तो बहुत वंडर्स कर सकते हैं पूरे विश्व भर में और पर्यावरण के लिए तो खास तौर पे। आप कौन कौन सी जिला जाएंगे भ्रमण में? आप पैदल यात्रा कौन कौन करेंगे? कौन कौन रास्ते में जाएंगे आप? मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। नहीं समझते हैं, बहुत धन्यवाद, आपने इतना हिंदी बोला। मैं भी नेपाली सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कुछ हो सकता है जब तक नेपाल से आधा रास्ता तय करूँ तब तक तो हिंदी, नेपाली आ भी जाए। हिंदी नहीं, हिंदी तो आती है, नेपाली भी आ जाए। आ जाएगी, बिल्कुल लेंगे, कुछ तो ऊंचा, थोड़ा थोड़ा तो आता है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि अभी नेपाल में ज़्यादातर जो प्लेसेस है, 77 डिस्ट्रिक्ट्स है, 77 तो शायद जाने का उम्मीद नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि 50 जिला तो आने का कोशिश करेंगे। और ज़्यादातर अभी इसके बाद फिर गंडकी भी जाना है, गंडकी राज्य आपका लुम्बिनी जाना है, मध्य प्रदेश जाना है, आपका करनाली जाना है, और अपना जो मेन जो है अपना काठमांडू वैली, उसमें भी जाना है। उसमें जाना है। राष्ट्र कौन से भ्रमण करना है आपने? कौन आप तो ओल्ड टूर में तो इसके बाद अभी नेपाल का भी यात्रा करने के बाद भूटान जाएंगे। भूटान के बाद फिर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, हांगकांग, मकाऊ, मंगोलिया, रशिया और साइबेरिया तक मैं यात्रा करने का इच्छा रखता हूँ। साइबेरिया में शायद आपको मालूम भी होगा, आपको भी, सब लोगों को भी, कि एक विश्व का सबसे ठंडा जगह है। उस जगह का नाम ओमियाकॉम है। और वहाँ पे आज तक नेपाल का, भारत का कोई भी आदमी या पूरे दक्षिण एशिया का भी कोई भी व्यक्ति रास्ते के माध्यम से नहीं गया। कोई फ्लाइट वाइट से गए होंगे, रास्ते के माध्यम से कोई नहीं गया। तो अगर मैं जाऊँगा तो प्रथम व्यक्ति बनूंगा वहाँ पे ऐसी यात्रा करने वाला, और तकरीबन 5 साल और इतनी लंबी यात्रा मैं करूँगा। ठीक है, अब आपसे आम नेपाली को क्या संदेश देना चाहते हो आप? मैं सब नेपाली को, युवाओं को और पूरे विश्व भर के हमारे पर्यावरण मित्रों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, आज एक के करने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक के करने से होता है। इन दोनों में सिर्फ एक का फ़र्क है। इसलिए आपके छोटे से भी कदम से भी इस दुनिया में फ़र्क पड़ता है। इसलिए कोशिश करिए कि दुनिया में कुछ चेंज लाने का, क्योंकि पर्यावरण सिर्फ आपकी या मेरी नहीं है, ये कोई एक सरकार की नहीं है, ये आज हम सब लोगों की है। अगर पर्यावरण को संरक्षित हमने नहीं किया तो हम ये दुनिया में जी नहीं पाएंगे। इसलिए पर्यावरण के बारे में सोचने का,
पर्यावरण के बारे में कुछ थोड़ा भी करने का कोशिश करें, क्योंकि उससे इस दुनिया में फ़र्क पड़ता है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोगों के प्यार से, आप सब लोगों के सहयोग से ही मेरी यात्रा चलती है। मैं यात्रा में अलग अलग देशों में भी जाऊँगा। मैं अगर भाषा नेपाली सीखूँगा तो आप लोगों की अलग दुनिया में जहाँ पे नेपाली कम्युनिटी होंगी उनको भी मिलने का मैं प्रयास करूँगा। आप तो अभी तो 22 साल के हैं। जी। अब कब उम्र तक आप ऐसे सफ़र करने की सोचे हैं? अभी तो 22 साल है, 5 साल 4.5 साल और है, तो 26 साल 27 साल के हो जाएंगे तो फिर देखेंगे क्या करना है। फिर तो सोचेंगे क्या करेंगे। ठीक है, हमको समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद करना चंद जी। जय हिंद, जय नेपाल। यति बेला हामीले संवाद गऱ्यौँ रोहन अग्रवालसँग। उहाँ विश्व पैदल यात्री हुनुहुन्छ। उहाँले अहिलेसम्म 21,000 किलोमिटर हिँडिसक्नु भएको छ। उहाँ खास गरी पर्यावरणको क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरहरू न्यूनीकरण गर्नका लागि एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई पनि एउटा सन्देश भन्नुभएको छ कि प्लास्टिकको प्रयोग कम गर्यो भने हामीले धेरै कुरा पर्यावरणकोमा भएको असरहरूलाई घटाउन सक्छौँ भन्ने संवाद राख्नु भएको छ। समय र संवादका लागि रोहन अग्रवाल विश्व पैदल यात्रीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कर्णचन्द पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।